कहानी की शुरुआत में हम ईयर 1994 में हैदर नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि शेडी साइड मॉल के एक बुक स्टोर में काम करती थी। वहाँ पर उसके अलावा एक वर्कर मार्टिन और रायन नाम का लड़का भी था। उनकी बातों से पता चलता है कि रायन और हैदर काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। रायन हैदर को काम खत्म होने के बाद उसके घर भी ड्रॉप करने वाला था, लेकिन अचानक वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैदर के स्टोर का सामान अपने आप गिरने लगता है और फिर एक मास्क पहना हुआ किलर हैदर पर चाकू से हमला करता है। हैदर उससे बचने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन मास्क वाला किलर हैदर को चाकू घोंप देता है। लेकिन मरने से पहले हैदर जैसे ही उस किलर का मास्क हटाकर देखती है तो वो और कोई नहीं, रायन ही था। हैदर रायन से उसे छोड़ देने के लिए कहती है, तभी वहाँ ऑफिसर गुड आ जाते हैं और रायन के सर पर शूट करके उसे मार देते हैं और उसके बाद हैदर भी मर जाती है। मूवी के ओपनिंग सीन को देखकर हमें पता चलता है कि उस दिन रायन ने हैदर को मिलाकर टोटल 8 लोगों को मारा था। और तो और शेडी साइड में ऐसी खतरनाक किलिंग्स हर कुछ सालों में होती रहती थी, इसलिए वहाँ का नाम किलर कैपिटल भी पड़ा हुआ था। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि शेडी साइड में ऐसी किलिंग्स होने का कारण यहाँ के लोग एक चुड़ैल के श्राप को मानते हैं। दरअसल 1966 में सारा फियर नाम की एक विच यानी कि चुड़ैल को टाउन के लोगों ने मार दिया था और उसके बाद से ही ऐसी घटनाएं चालू हो गई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि शेडी साइड के पड़ोस में एक टाउन है जिसका नाम सनीवेल है और वह शेडी साइड के जस्ट अपोजिट है, यानी वहाँ बहुत शांति है और वो काफ़ी डेवलप्ड टाउन है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डीना नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसे छोड़कर उसकी गर्लफ्रेंड सैम सनीवेल शिफ्ट हो चुकी होती है और इसी कारण डीना बहुत दुखी थी। डीना अपने पापा और भाई जॉश के साथ रहती थी। जॉश के बारे में दिखाता है कि वह शेडी साइड की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानता था और वह अपना मैक्सिमम टाइम अपनी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से शहर में हो रही घटनाओं को डिस्कस करने में बिताता था। मॉल में हुई किलिंग्स के बारे में जानकर जॉश काफ़ी स्ट्रेस था और उसके हिसाब से यह सब उस विच सारा फियर के कारण हो रहा था और उसने इन किलिंग्स के बारे में काफ़ी रिसर्च भी की थी। सीन चेंज होकर स्कूल में शिफ्ट होता है जहां डीना अपने फ्रेंड्स केट और साइमन से मिलती है। वह दोनों साइड इनकम के लिए ड्रग्स बेचते थे। यहाँ ये भी पता चलता है कि हैदर भी इसी स्कूल में पढ़ती थी और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ बाथरूम के अंदर एक पोयम लिखी थी जो सारा फियर के बारे में थी। उसी दिन शेडी साइड और सनीवेल के बीच एक फुटबॉल मैच था जो सनीवेल में था। सनीवेल शेडी साइड के बिल्कुल अपोजिट एक सुंदर सुख समृद्धि वाला टाउन था और वहाँ के लोग शेडी साइड वालों को पसंद भी नहीं करते थे। मैच के लिए स्कूल के बच्चे सनीवेल जाते हैं जहाँ पर डीना सैम को देखती है जो अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ बहुत खुश लग रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों मिलते हैं पर दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस हो जाती है। पर इसी बीच कोई बात पर दोनों टाउन की टीम्स के बीच में भी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है जिसके कारण शेडी साइड वालों को वापस जाना पड़ता है। लड़ाई और इतनी बेइज्जती के कारण शेडी साइड वाले बहुत गुस्से में थे। फिर वो लोग देखते हैं कि उनके बस के पीछे एक कार में पीटर, उसका एक दोस्त और सैम उनका पीछा करते हुए उन पर बॉटल्स फेंकने लगते हैं। तभी डीना और केट उनकी कार पर पानी से भरा हुआ एक ड्रम फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीना के नाक से अचानक खून निकलने लगता है। ड्रम से टकराकर उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है पर वह तीनों को बस थोड़ी चोटें आई होती है। डीना के जैसे ही सैम के नाक से भी खून निकलने लगता है। कार से निकलने के बाद सैम का हाथ वहाँ किसी चीज़ पर पड़ता है और जिसके बाद उसे कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं जिसे वह समझ नहीं पाती। तभी अपने दोस्तों के साथ डीना वहाँ सैम को देखने आती है पर सैम उन पर खून की उल्टी कर देती है। तभी वहाँ ऑफिसर गुड आ जाता है, लेकिन पीटर के धमकाने के कारण कोई ऑफिसर को सच नहीं बताता और इसे एक एक्सीडेंट बताकर वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद कैमरा एंगल चेंज होकर वहां जाता है जहां सैम का हाथ पड़ा था और वहां से कुछ अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। फिर सीन चेंज होकर दिखाता है कि डीना अपने घर में टीवी देख रही थी। टीवी में रायन की मर्डर वाली न्यूज़ चल रही थी। हमें यह भी पता चलता है कि डीना के जूतों पर सैम की उल्टी का ब्लड लगा था। तभी वहाँ डोर बेल बजती है और डीना बाहर देखती है कि उसके गार्डन में वही मॉल वाले किलर के जैसे कपड़े पहने कोई चाकू लेकर खड़ा था। डीना को लगता है कि वह पीटर होगा जो उसे डराने आया होगा।
फिर वह कॉल करके यह सब केट को बताती है, जो कि साइमन के साथ पास ही किसी घर में बेबी सिटिंग कर रही थी। तभी अचानक उस घर में कुछ आवाज़ें आती है। केट और साइमन देखते हैं कि वहाँ पे वही मास्क वाला आदमी था जो कि साइमन की टी शर्ट को चाकू से काट रहा था। फिर अचानक वह आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद केट और साइमन उन बच्चों को पड़ोस में छोड़कर डीना से मिलने चले जाते हैं। केट और साइमन डीना के पास जाकर उसे सब बताते हैं, जिसे सुनकर डीना बहुत गुस्सा होती है और वह हॉस्पिटल जाकर पीटर से बात करने की सोचती है। उसके साथ केट, साइमन और जॉर्ज भी हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाके डीना सैम को बताती है कि पीटर ने उन लोगों के साथ क्या किया, लेकिन सैम डीना की बात नहीं मानती और उसे बताती है कि पीटर पूरा टाइम उसी के साथ था। इसी बहस के बीच अचानक वो मास्क वाला किलर पीटर को चाकू मार देता है। उसे देखकर सैम और डीना वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन किलर केट, साइमन और जॉर्ज को बिना मारे ही उनके बीच से चला जाता है। ये बहुत स्ट्रेंज था। वो किलर हॉस्पिटल में एक आदमी को भी मार देता है। सैम और डीना के साथ हाथापाई के बीच किलर का मास्क गिर जाता है और डीना यह देखती है कि किलर कोई और नहीं, रायन था, जिसे ऑफिसर गुड ने मॉल में मार दिया था। पर वो जिंदा कैसे था? इसका यही मतलब था कि सच में कोई इनविजिबल पावर ये सब करा रही थी। सभी एम्बुलेंस में बैठकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पुलिस को सब बताते हैं, लेकिन पुलिस वालों को उनकी बातों पे ज़रा भी भरोसा नहीं होता। उल्टा वो लोग डीना और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, जिसके बाद ऑफिसर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। डीना वहाँ से निकलते टाइम चालाकी से एक ऑफिसर की गन चुरा लेती है, ताकि वो लोग बिना पुलिस के भी अपना डिफेंस कर सकें। साइमन बाहर सुसु करने जाता है, तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो अकेले बैठकर गाना गा रही थी। साइमन जैसे ही उसके पास जाता है, वह लड़की साइमन पर ब्लेड से अटैक कर देती है और वह साइमन को जान से मारने वाली होती है। तभी अचानक डीना और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और डीना उस लड़की को गोली मारकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाती है। लेकिन गोली लगने के बाद भी वह लड़की अपने आप हिल हो जाती है। घर आकर सब यह सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और वो लड़की कौन थी। तभी शेडी साइड की हिस्ट्री जानने के कारण जॉश उन्हें बताता है कि वह लड़की रूबी लेन थी, जिसने 30 साल पहले उस टाउन के बहुत से लोगों को मारा था और आखिरी में अपनी कलाई काटकर खुद मर गई थी। जॉश ये भी बताता है कि रूबी के जैसे ही 1978 में मास्क वाला मर्डरर, 1950 में हैरी रूकर, 1935 में हम्टी डम्टी किलर, 1920 में बिली बाकर, 1904 में ग्रिफ्टर गर्ल्स, इन लोगों ने भी रूबी लेन और रायन की तरह बहुत लोगों को मारा था। ये सब लोग पहले तो नॉर्मल थे, पर किसी दिन अचानक पागल हो गए और शेडी साइड के लोगों को मारने लगे। लेकिन यह नॉर्मल इंसान से अचानक किलर्स बनने का सिलसिला शुरू हुआ था 1996 में पादरी साइरस मिलर से। जॉश बताता है कि सारा फियर को 1966 में काला जादू करने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी और वह तब से इस टाउन के लोगों को अपने वश में करके किलर बना रही है, अपना बदला लेने के लिए। जॉश उन्हें एक राइम भी बताता है जो कुछ ऐसी थी: डायन का था कुछ ऐसा हाल, आखिरी सांस पर उसने चली चाल, अपने मनुष्य हाथ को काट कर रख दिया हमारे ज़मीन को बांट कर। वह दूर कब्र से उठकर आती है और भले इंसान को अपना गुलाम बनाती है। नॉर्मल लोग किलर बनते थे, वह तो इस टाउन के लिए कॉमन था, लेकिन वह सारे किलर जिंदा होकर इनके पीछे क्यों पड़ गए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी सैम इस बात का जवाब देती है। वह बताती है कि जिस रात को एक्सीडेंट हुआ था, उस रात को उसे सारा फियर के विजन आए थे। यह बात पता लगते ही वह पांचों उसी जगह पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें चैन से बंधा एक स्केलेटन मिलता है, जिसके हाथों पर लॉक लगा था और उस लॉक पर फियर लिखा था, जिसका मतलब वो जगह सारा फियर की कब्र थी, जिसे एक्सीडेंट के दिन सैम ने डिस्टर्ब कर दिया था और शायद इसीलिए वो अपने किलर्स को उन्हें मारने के लिए भेज रही थी। तभी वो सोचते हैं कि उस कब्र को रीअरेंज कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सैम की नाक से फिर खून बहने लगता है और जैसे ही वो स्केलेटन को टच करती है, उसे सारा फियर के विजन आने लगते हैं। फिर वो लोग उस कब्र को ठीक कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक मास्क वाला किलर सैम को मारने आता है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि वो जॉश पर अटैक किए बिना ही उसके साइड से निकल जाता है। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि उन किलर्स को सैम चाहिए थी। उसके बाद सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं।
किलर सैम के पीछे है ये तो क्लियर था, पर डीना और केट के घर क्यों आए थे, यह सोचने पे उन्हें पता चलता है कि वो किलर सैम के खून के कारण उनके पीछे आया था। एक्सीडेंट की रात सैम की उल्टी का खून डीना के जूतों और साइमन के टी शर्ट में लग गया था, जिसके कारण वह किलर उन्हें मारने आया था। ये बात पता चलने के बाद जॉश एक प्लान बनाता है कि वो सैम को मोहरा बनाकर उन सभी किलर्स को एक जगह इकट्ठा करेगा और ख़त्म कर देगा। प्लान के मुताबिक वो सब स्कूल जाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं और सैम के खून को यूज़ करके एक ट्रैप सेट करते हैं। सैम के खून को सूंघते हुए सारे किलर्स स्कूल पहुंच जाते हैं। किलर्स उन सभी को इग्नोर करते हुए बाथरूम में पहुंच जाते हैं। फिर सैम वहां से निकल जाती है और जॉश सारे किलर्स को अंदर बंद करके आग लगा देता है। फिर अंदर एक धमाका होता है जिससे सारे किलर्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली किलर्स और सारा फिर से छुटकारा मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो चिथड़े आपस में जुड़ने लगते हैं और किलर्स वापस जिंदा हो जाते हैं, जिसके कारण सब भागकर एक जगह छुप जाते हैं। ये सबसे तंग आकर केट कहती है कि उन्हें सैम को किलर्स के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो उसके कारण हम सब मरेंगे। लेकिन डीना ये बात नहीं मानती। सैम को बुरा लगता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि केट सही कह रही है, इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करने चले जाती है। तभी जॉश अपने रिसर्च किए आर्टिकल्स को देखता है और उससे पता चलता है कि 1978 की किलिंग्स में एक लड़की जिसका नाम सी बर्मन था, जिससे सैम की तरह ही विच के विजन आते थे, वह बच गई थी। जिसका मतलब ये था कि सैम की भी जान बचाई जा सकती थी। उसके बाद वो लोग सैम को बचाकर अंदर ले लेते हैं और सी बर्मन का नंबर ढूंढ के उसे कॉल करते हैं, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद आर्टिकल को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि सी बर्मन कुछ टाइम के लिए मर गई थी और सही टाइम पर उसे CPR मिलने के कारण उसकी जान बच गई थी और विच उसे छोड़ देती है, क्योंकि टेक्निकली तो वो मर गई थी। इसका मतलब सैम को भी बचने के लिए मरना पड़ेगा। इसके बाद सब एक प्लान बनाते हैं और मॉल चले जाते हैं। मॉल जाकर साइमन बताता है कि प्लान के अकॉर्डिंग वो सैम को ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार देगा और फिर सही टाइम पर एड्रेनलिन का इंजेक्शन देकर उसे बचा लेंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऑफिसर गुड एक घर में एक नोट डालता है जिसमें लिखा था इट्स हैपनिंग अगेन, मतलब वह फिर से हो रहा है। इसका मतलब ऑफिसर भी इन किलिंग्स के बारे में कुछ तो जानता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम ड्रग्स ले लेती है और बाकी सब किलर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद पर सैम का ब्लड लगा लेते हैं, लेकिन ओवरडोज का सैम पर कोई असर नहीं होता, जिससे वो मरती नहीं और किलर्स केट और साइमन को मार देते हैं। अब किलर्स जॉस और डीना को मारने आते हैं, पर उनके बचने का एक ही रास्ता था कि सैम मर जाए। इसलिए डीना सैम को वाटर टैंक में डुबाकर मार देती है, जिससे किलर्स अपने आप गायब हो जाते हैं और फाइनली जॉस और डीना की जान बच जाती है। डीना जल्दी से सैम को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाती है, जिससे सैम जिंदा हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीना, जॉस और सैम पुलिस स्टेशन में थे और ऑफिसर उनसे वहाँ क्या हुआ था ये पूछते हैं, पर वो तीनों सच नहीं बताते और खुद की बनाई हुई एक कहानी सुना देते हैं। ऑफिसर गुड उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो मॉल में जो हुआ था उसका पूरा इल्ज़ाम केट और साइमन पर आ जाएगा कि उन लोगों ने ड्रग्स लेकर वो सब किया। मूवी की शुरुआत वाला मार्टिन भी वहीं था। जॉश उसके तरफ एक पिन फेंक कर उसकी हेल्प करता है। बदले में मार्टिन जॉश को अपना कार्ड देकर बोलता है ज़रूरत पड़े तो याद करना। फिर हम देखते हैं कि डीना के घर पर डीना और सैम साथ में थे। तभी उन्हें एक फ़ोन आता है जो कि सी बर्मन का था। डीना उससे कहती है कि हमें अब कोई हेल्प नहीं चाहिए, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सी बर्मन उन्हें बताती है कि कुछ खत्म नहीं हुआ, उस स्विच को रोका नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सैम को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है, सेम वैसा ही जैसा रायन को मूवी की शुरुआत में लगा था। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सी गुफा में उन सारे लोगों का नाम लिखा था जो किलर्स बने थे और वहाँ सैम का नाम भी ऐड हो जाता है। इसका मतलब सैम भी अब एक किलर बन गई थी। इसके पहले कि डीना सी बर्मन की कोई बात समझ पाती, सैम डीना को चाकू मार देती है। लेकिन डीना खुद को बचाकर सैम को बांध देती है ताकि वह उसे या किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके।
मूवी के एंड में दिखाता है कि डीना जॉस के साथ मिलकर सी बर्मन के पास जाएगी और सी बर्मन उन्हें साल 1978 के उस कैंप में हुई सारी बातें बताएगी। तो यार मूवी लवर्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलूंगा इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1970।